नमस्ते बच्चों, आज हम चतुर्भुज वाले पार्ट में आगे के प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें चौथा प्रश्न दिया है। किसी समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई क्रमशः 20 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर हो तो उस चतुर्भुज की भुजा तथा परिमिति ज्ञात कीजिए। तो यहाँ मान लेते हैं कि माना चतुर्भुज ABCD एक समचतुर्भुज है, जिसमें भुजा AB बराबर है भुजा BC के और भुजा BC बराबर है CD के, CD बराबर है AD के। विकर्ण AC और BD क्रमशः एक दूसरे को बिंदु O पर प्रच्छेदित करते हैं। यहाँ पर विकर्ण AC की लंबाई 20 सेंटीमीटर, विकर्ण BD की लंबाई 21 सेंटीमीटर है। तो हमें अब उस आकृति के आधार पर लिखना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना चतुर्भुज ABCD एक समचतुर्भुज है। इसलिए विकर्ण AC बराबर 20 सेंटीमीटर, विकर्ण BD बराबर 21 सेंटीमीटर। ये कथन नंबर 1। अब हमें पता है कि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा कि AO, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, AO बराबर हो जाएगा 1/2 AC। और कारण देंगे हम समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। ये हो गया। अब AC का मान कथन 1 में कितना दिया गया वो लिख लेंगे हम। इसलिए AO बराबर 1/2 गुणे 20। यहाँ पर हम लिखेंगे कथन 1 से, और ये कैंसिल हो गया तो हमें क्या मिल गया, AO बराबर 10 सेंटीमीटर। ये 10 सेंटीमीटर मिल गया। ये हो गया हमारा कथन नंबर 2। अब उसी प्रकार हम देखते हैं हमें क्या दिखता है अभी। उसी प्रकार BO ज्ञात करना है हमें। तो BO क्या हो जाएगा, BO बराबर 1/2 गुणे BD, और इसका भी कारण वही है, सम चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। फिर अब कथन 1 से ये मान ले लेते हैं हम BD का। तो BO बराबर 1/2, BD का मान कितना है 21, और ये मान हमें कहां से मिला, कथन 1 से। इसलिए इसको हम कैंसिल करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, BO बराबर 10.5 सेंटीमीटर। और ये हो गया हमारा कथन नंबर 3। अब जो त्रिभुज हमें दिख रहा है, त्रिभुज AOB में, यहां पर हम लिखेंगे त्रिभुज AOB में कोण AOB बराबर 90 अंश। क्यों? क्योंकि समचतुर्भुज के विकर्ण लंब समद्विभाजित करते हैं। ये हो गया, समचतुर्भुज के विकर्ण लंब से विभाजित करते हैं, इसलिए कोण AOB बराबर 90 अंश। इसलिए
यहां पर हो जाएगा समकोण त्रिभुज AOB, समकोण त्रिभुज AOB में पाइथागोरस के प्रमेय से हमें क्या मिल जाएगा, AB का वर्ग बराबर AO का वर्ग प्लस BO का वर्ग। अब कथन 2 और 3 से हमें AO और BO के मान मिल जाएंगे, इसलिए ये क्या हो जाएगा, AB का वर्ग, यहाँ पर क्या हो जाएगा, AO का वर्ग बोला जाए तो 10 का वर्ग, और BO का वर्ग कितना है हमारा 10.5 का वर्ग, ये हो गया। अब दशमलव के आधार पर अगर वर्ग लेना कठिनाई हो तो दशमलव ऊपर नीचे 10 से गुणा करके उसको हटा देते हैं, तो यहाँ पर ऊपर नीचे अगर 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 105 बटे कितना हो जाएगा 10 का वर्ग। अब AB का वर्ग बराबर ये हो जाएगा 100, और यहाँ पर हो जाएगा 5 का वर्ग होता है 25, 10 के आगे की संख्या होती है 11, 5 का वर्ग 25, 10 के आगे की संख्या 11, 10 गुणे 11 110, ये 110 हो गया, और 10 का वर्ग कितना हो गया 100। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा AB का वर्ग बराबर 100, और ये हो जाएगा दशमलव अगर हम लगा देते हैं तो हमें क्या हो जाता है, 2 अंक पर लगाएंगे तो 110.25, फिर उसके बाद AB का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा 220, तो सही 210.25 सेंटीमीटर ये आ गया। तो यहाँ पर सॉरी 210.25 आया। अब इसको करनी में ले लेते हैं हम, तो हमें क्या मिलता है 210.25। तो वर्गमूल लेते समय भी दशमलव के आधार पर तब कुछ इसमें परेशानी हो तो उसको दशमलव हटा देने का, ऊपर नीचे 100 से गुणा करके यहाँ पर आ जाएगा 210, और इधर पे आ जाता है ये 25, 100 से गुणा किया, और यहाँ आ गया हमारा ये नीचे आ जाता है 100। अब वर्गमूल लेते समय हम क्या करेंगे, ध्यान देना है हमें कि 25 का कितना होता है, 25 का होता है 5, 25 का 5। उसके बाद 210 का लगातार दो संख्याओं में अगर हम गुणा करेंगे तो 210 का लगातार दो संख्याओं में, जैसे 10 गुणे 11 था 110, वैसे ही 210 का लगातार दो संख्याओं में अगर गुणा करते हैं तो हमें कितना मिलता है वो ध्यान देना है। तो सबसे पहले यहाँ पर 210 कैसे आता है, जैसे 21 into 10 मतलब 21 गुणे 10 करेंगे तो हमें 210 मिलता है, लेकिन वह लगातार नहीं है। तो ऐसी दो संख्याओं का गुणनखंड करें जो इससे एकदम पास में हो। तो 210 का खंड कर सकते हैं हम, अगर नहीं आता है तो ऐसा खंड कर लेते हैं। तो 210 का खंड अगर हम करेंगे, एक मिनट, दो 210 का अगर हम खंड करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, ये जैसे यहाँ पर हम देख लेते हैं 210, फिर ये 2, यहाँ पर 0 और इधर पे 5, फिर 2, इधर पे 5 और इधर पे 1, ऐसे। अब यहाँ पर जैसे ये अलग अलग अंक है, 2 1 कम 2 हो गया, फिर उसके बाद 0 और इधर पे 2 बचे 10, ऐसे 105 आ गया। अब 105 आ गया तो अगर जैसे हम 15 से भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर डायरेक्ट जैसे 7 से करें तो 7 और इधर पे आ जाता है 15, 7 गुणे 15 मतलब 14 गुणे 15 आता है। तो सबसे छोटा अंक क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 14 गुणे 15 बराबर आएगा हमारा 210, और इसमें छोटा क्या होता है 14। इसलिए यहाँ पर जो 210 का था खंड, यहाँ पर आ गया ये 14, और नीचे 100 का वर्गमूल आता है 10। अब हम दशमलव लगा देंगे तो AB बराबर हमें मिल जाएगा 14.5 सेंटीमीटर, 14.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब हमें मिल गया समचतुर्भुज की भुजा, समचतुर्भुज की भुजा
AB बराबर 14.5 सेंटीमीटर, ये मिल गया। अब समचतुर्भुज की परिमिति देखना है, तो समचतुर्भुज की परिमिति बराबर क्या हो जाएगा हमारा 4 गुणे भुजा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, भुजा कितनी थी वो लिख लेने का 4 गुणे 14.5, क्योंकि समचतुर्भुज की सभी भुजाएं समान होती है। यहाँ पर 4 पचे 20, 4 चौ 16, 2 18 और 4 एकम 4 और यहाँ पर आ जाएगा 5, तो 58 सेंटीमीटर। 4 पचे 20, 4 चौ 16, 2 18 और 4 एकम 4 यहाँ पे कितना हो जाएगा 5। इस तरह से समचतुर्भुज की परिमिति। अब उसके आगे हमें देखना है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, ये देखना है। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, इन कथनों को मैं डायरेक्ट लिख दिया हूँ। और उसके बाद पहला क्या है, प्रत्येक समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। तो समांतर चतुर्भुज की जो परिभाषा थी हमारी कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं एक दूसरे के समांतर होती है, और समचतुर्भुज की परिभाषा क्या थी, समचतुर्भुज की सभी भुजाएं समान होती है और अपने आमने मतलब सम्मुख भुजाएं उसकी क्या होती है, समान होती है। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण सर्वांशम होते हैं और सम्मुख भुजाएं क्या होती है, समान होती है। ये दोनों कथनों के आधार पर ये असत्य है, क्योंकि समचतुर्भुज की सभी भुजाएं क्या होती है, सर्वांशम होती है, जबकि समांतर चतुर्भुज की केवल सम्मुख भुजाएं ही सर्वांशम होती है। इसलिए अतः प्रत्येक समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज नहीं होता है। दूसरा है हमारा प्रत्येक समचतुर्भुज आयत होता है। प्रत्येक समचतुर्भुज आयत होता है ऐसा नहीं है, प्रत्येक समचतुर्भुज आयत होता है ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आयत की सम्मुख भुजाएं समान होती है और आयत के प्रत्येक कोण समकोण होते हैं। समचतुर्भुज में ऐसा नहीं होता है। समचतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं भले समान हो जाए, क्योंकि समचतुर्भुज की सभी भुजाएं समान होती हैं, परंतु उसके प्रत्येक कोण का माप 90 अंश होना आवश्यक नहीं होता है। इसलिए यह कथन भी असत्य होगा। आयत के सभी कोण 90 अंश होता है, जबकि यह आवश्यक नहीं है कि समचतुर्भुज के सभी कोणों का माप 90 अंश हो। अगला है तीसरा, प्रत्येक आयत समांतर चतुर्भुज होता है। प्रत्येक आयत समांतर चतुर्भुज होता है, तो ये हो सकता है, ये कथन सत्य है, क्योंकि अगर आयत के देखते हैं, आयत की परिभाषा, आयत के प्रत्येक कोण 90 अंश होते हैं, ये पहली बात होती है। दूसरा, आयत की सम्मुख भुजाएं सर्वांशम होती है, इसका मतलब आयत की सम्मुख भुजाएं समांतर हो सकती हैं, इसलिए प्रत्येक आयत समांतर चतुर्भुज हो सकता है, ये कथन सत्य है। किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर हो तो वह समांतर चतुर्भुज होता है। आयत की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, अतः प्रत्येक आयत समांतर चतुर्भुज होता है। चौथा उदाहरण जो दिया गया है वो है, चौथा प्रश्न है, प्रत्येक वर्ग आयत होता है। प्रत्येक वर्ग आयत होता है, यह सत्य है, क्योंकि आयत की खासियत क्या होती है कि आयत की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं और उसके प्रत्येक कोण समकोण होते हैं। तो वर्ग की परिभाषा अगर हम देखते हैं तो वर्ग की परिभाषा क्या होती है, वर्ग की सभी भुजाएं समान होती हैं, इसका अर्थ यह है कि उसकी सम्मुख भुजाएं समान हो जाएंगी और वर्ग के प्रत्येक कोण क्या होते हैं, समकोण होते हैं, इसलिए प्रत्येक वर्ग आयत हो सकता है। यहाँ पर ये हो गया, प्रत्येक वर्ग समचतुर्भुज होता है, ये सत्य है। वर्ग की परिभाषा के अनुसार वर्ग के प्रत्येक कोण समकोण होते हैं, पहली का शर्त है। दूसरा, वर्ग की सभी भुजाएं समान होती हैं। इस आधार पर अगर हम देखें तो समचतुर्भुज की सभी भुजाएं समान होती हैं और जिस तरीके से वर्ग के विकर्ण परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, वैसे ही समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, इसलिए प्रत्येक वर्ग समचतुर्भुज होता है, ये सत्य है। अब कारण इस तरह से लिख सकते हैं, किसी चतुर्भुज की सभी भुजाएं सर्वांशम हो तो वह समचतुर्भुज होता है। वर्ग की सभी भुजाएं सर्वांशम होती हैं, अतः प्रत्येक वर्ग समचतुर्भुज होता है। छठा प्रश्न है, प्रत्येक समांतर चतुर्भुज आयत होता है, यह असत्य है। प्रत्येक समांतर चतुर्भुज आयत होता है, क्योंकि प्रत्येक समांतर चतुर्भुज अगर देखते हैं, समांतर चतुर्भुज की परिभाषा है तो उसकी सम्मुख भुजाएं समांतर होती है, और आयत की परिभाषा देखते हैं तो उसमें भी सम्मुख भुजाएं सर्वांशम होती, समांतर हो सकती हैं, परंतु आयत के प्रत्येक कोण समकोण होते हैं, जबकि समांतर चतुर्भुज के प्रत्येक कोण समकोण होते हैं। यह जरूरी नहीं है कि वो समकोण हो, इसलिए यह
प्रत्येक समांतर चतुर्भुज आयत होता है, यह असत्य है। हम इस तरह लिख सकते हैं, किसी चतुर्भुज के सभी कोण समकोण हो तो वह आयत होता है। यह आवश्यक नहीं है कि समांतर चतुर्भुज के सभी कोण समकोण हो, अतः प्रत्येक समांतर चतुर्भुज आयत नहीं होता है।